वेलकम टू दिस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में। एक ऐसा फील्ड है जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 90 to 100% एम्प्लॉयमेंट है सक्सेसफुल। और बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो जान सके कि कैसे फार्मर को नए नए टेक्नोलॉजी से सुधार जा सकता है और उनके नए नए टेक्निक्स बताए जा सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकें और सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन या डिस्टर्ब ना करें। तो वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वर्ड जो है एग्रीकल्चर इसको डिफाइन करना चाहूँगा। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसको अगर तोड़ा जाए तो हम साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि एग्री मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स टू कल्टिवेट मीन्स फील्ड कल्टिवेशन। आसान भाषा में भाई खेती करना और क्या। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड rearing एनिमल्स विच हेल्प टू मेंटेन अ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम नेचर। सही बात है। अगर हम बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम हम जिस नेचर जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं अगर हम उसे मेंटेन या बैलेंस करके नहीं रख पाएँ तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वेब साइकिल फूड वेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें फूड चेन के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे हर बड़ा जानवर छोटे जानवरों को खाता है ताकि वो इस अर्थ पे सरवाइव कर सके। सबको अपने एग्जिस्टेंस के लिए जी रहा है, ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो। तो एग्रीकल्चर हमें सिखाता है कि कैसे हम बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, सच एज नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और वाटर साइकिल। ये तीनों साइकिल जो है इसमें प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें से प्लांट हटा दिया जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो एग्रीकल्चर हमें बताता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकें कम से कम लागत में। इसकी वजह से हमें ह्यूमंस को फीड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स को भी फीड कर सकते हैं। तो बैलेंस तो मेंटेन है हर जगह से। आगे बढ़े तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं सच एज माइक्रोबायोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर हेरिटेज, बायोलॉजी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि हम सेमेस्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं पहला सब्जेक्ट लेता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। पहले एग्रोनॉमी वर्ड को समझते हैं। एग्रोनॉमी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डराइव किया गया है। फिर से अगर इसको तोड़ा जाए तो हम समझ सकते हैं आसान भाषाओं में इसको फील्ड मैनेजमेंट कहते हैं। सीधी सी बात है, एग्रो मीन्स फील्ड, नॉमेंस मीन्स टू मैनेज मीन्स फील्ड मैनेजमेंट। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अगर हमें पता हो कि प्लांट जो है वो किस सॉइल में, किस इन्वायरमेंट में, किस नेचर में या कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको ज़रूरत होते हैं, अगर ये हमें पता चल जाए तो क्या हम खुद से कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए वो आसान नहीं हो जाएगा कि हम खुद से नए टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करें? होगा ना। तो एग्रोनॉमी हमें यही सिखाता है। एग्रोनॉमी का मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विथ फील्ड क्रॉप प्रोड्यूसिंग एंड सॉइल मैनेजमेंट। मैंने जो कहा दोस्तों यहाँ पे वही लिखा है। आसान भाषा में कहे तो द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। अगर इसके इंपॉर्टेंस पे जाएं तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस फार्मर को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए होता है। फार्मर्स को कैसे बेनिफिट्स पहुंचाया जाए? अगर हमें, जैसे मैंने बताया, अगर मुझे पता है कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में उगता है तो मैं कॉटन ला के ब्लैक सॉइल में उगाऊंगा, ना कि उसको ब्राउन या रेड सॉइल में उगाने जाऊंगा। नुकसान तो मेरा ही होगा ना। अगर मुझे पहले से उसके बारे में जानकारी होगी तो मेरा ही फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ही फ़ायदा है हर जगह से, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट तो
सही रहेगा ही, बैलेंस रहेगा ही, साथ ही साथ किसानों को क्रॉप हाई यील्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जिसकी वजह से वो इंसानों के साथ साथ एनिमल्स को भी फीड कर सकते हैं कम से कम लागत में, कम से कम टाइम में। और आजकल फ्रेंड्स सही बताऊं तो सबको यही ढूंढ रहे हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, सबको ये ढूंढ रहे हैं। अब आगे बढ़ें इस टॉपिक के यूनिट में, तो इसमें पता चलता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। सेकंड टॉपिक हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी मीन्स कि हम इस टॉपिक जो है एग्रोनॉमी, इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें तो हमें ये पता चलेगा, पहले पॉइंट में साफ कर दिया गया है कि आने वाले जनरेशन में ना भी देखा जाए तो अभी भी देख सकते हैं कि वाटर का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब ऐसे टेक्नोलॉजीज भी नहीं बचे हैं हमारे पास, या अभी है नहीं, अभी तक आविष्कार नहीं हुए हैं जो जिसकी मदद से हम वाटर को बना सकें। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं इसका प्रयोग, लेकिन अभी तक किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई पूरी तरह से। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इंडियन पॉपुलेशन में, क्राइसिस तो है ही है। तो अगर हमें पता हो कि प्लांट को कितने अमाउंट में वाटर चाहिए तो हम उतने अमाउंट में ही उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इसके वजह से हम वाटर सेवेज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंडर एग्रोनॉमी जो है उसमें हमें यही पता चलता है कि कैसे वाटर का सेवेज करें, ये हमें ये बताता है। सेकंड पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि कम से कम टाइम में कैसे हम अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, ताकि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको फीड किया जा सके कम से कम टाइम में, साथ ही साथ डोमेस्टिक एनिमल्स को भी। इससे हम इन्वायरमेंटल हजार्ड से भी बच सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर प्लांट रहेगा तो बारिश होगी तो वाटर का जो रिक्वायरमेंट है लैंड में वो ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। वही देख लीजिए, अगर जहाँ प्लांट कम रहते हैं, किसी भी कंट्री या सिटीज़ में देख लीजिए जहाँ प्लांट कम रहते हैं, दिल्ली देख लीजिए, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, अस्थमा, कैंसर, किडनी फेल वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पॉल्यूशन की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो गर्मी ही बढ़ती है। तो प्लांट का तो आपको प्रोसेस पता है, फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मैंने उल्टा बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि बैलेंस में जो एयर का परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को, सबका बैलेंस रहता है। अब यही देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया इन्वायरमेंट में तो आग हर जगह लग जाएगी कहीं भी। इसलिए ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट ज़्यादा होने से भी खतरा है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। थर्ड पॉइंट में चला जाए तो थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि कैसे कम से कम लागत में, ये जो एग्रोनॉमी हमें ये बताता है कि कैसे कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट में हम अपना कल्टीवेशन, अपना उपजाऊ बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे, आमदनी, मुद्रा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर फोर्थ पॉइंट में आए तो हमें यह पता चलता है कि इससे इस एग्रोनॉमी जो टॉपिक है, जो प्रिंसिपल्स हैं इसके, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है इन्वायरमेंट में। साथ ही साथ क्रॉप या लाइफ स्टॉक या कितने अमाउंट में हमें डोमेस्टिक या ह्यूमन को फीड करना है वही पता चलता है। फिफ्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि अब एग्रोनॉमी यूज़ कर रहे हैं, अब सीधी सी बात है, अगर हम किसी में पैसा लगा रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अब अगर आप क्रॉप उगा रहे हैं तो हमारे किसान सालों भर बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं।
मोस्ट ऑफ द फार्मर्स। लेकिन कुछ फार्मर्स ने क्या किया है, वो फिर क्रॉप कल्टीवेशन को छोड़ के भी बहुत सारे अदर जॉब्स करते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन, एग्स प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ करते हैं। हमें हमें तो ये पता ही है कि अगर एक यार्ड के लैंड में जहाँ क्रॉप लगा हुआ है, अगर वहाँ पॉलिनेशन बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर वहाँ पे एक छत्ता लगा दिया जाए मधुमक्खी का, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 2 गुना। साथ ही साथ हमें जो हनी मिलेगा, हनी बी से जो हनी मिलेगा उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है अगर मार्केट में देखा जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा हर जगह से। फिफ्थ पॉइंट, जो कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्लांट जो है वो सीज़न पे डिपेंड करता है। कौन सा रेनी सीज़न है, कौन सा रेनी सीजन में कौन सा प्लांट होगा या क्रॉप होंगे, समर में कौन होंगे, विंटर में कौन होंगे, स्प्रिंग में कौन होंगे, ऑटम में कौन होंगे, सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये पता हो कि कौन सा सीज़न में कौन से प्लांट्स लगेंगे, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ सुधार आएगा, बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो भी इस वीडियो पे नए हैं, वो जो भी इस चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर दें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, बिकॉज़ मैं भी तो आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर और भी कोई रिलेटेड वीडियोस चाहिए आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेमेस्टर 1 से, तो मैं बताऊंगा। और मैंने इसकी पूरी सीरीज़ डाली हुई है, इस फर्स्ट यूनिट की फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है उसके पहले यूनिट की पूरी सीरीज़ डाली हुई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेकआउट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।